हाँ, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे हर्पी जोस्टर नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट 2 के बारे में। तो हर्पी जोस्टर के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया, इसका कारण क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है या किस तरह की प्रॉब्लम है और इसका निदान कैसे हम करेंगे, इसके लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं, इसको कैसे ट्रीटमेंट इसका देंगे। इन तमाम बिंदुओं पर हमने आपके साथ पिछले वीडियो में काफी विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब इस एपिसोड में हम आपको नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि एक नर्स को अपने हर्पी जोस्टर के पेशेंट के साथ क्या क्या करना चाहिए। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि रोगी के वाइटल साइन एवं सामान्य स्वास्थ्य का निर्धारण करना। एक नर्स का कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम वो अपने रोगी के वाइटल साइन को चेक कर ले। वाइटल साइन क्या होता है, जैसे बीपी की पोजीशन क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या है और टेम्परेचर क्या है, पल्स रेट क्या है, ये तमाम वाइटल साइंस होते हैं। तो इनका निर्धारण करें और उस पेशेंट का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है, क्या किसी अदर प्रॉब्लम से तो वह पीड़ित नहीं है, कोई और बीमारी तो उसे नहीं है, बाकी इसके अलावा कोई और दिक्कत हो। तो इन तमाम बिंदुओं पर एक नर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट के साथ इसका निर्धारण करे और उसके स्वास्थ्य की जांच करके तो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। नंबर 2 पर जो बताया गया वह है रोगी के लक्षण, जैसे पेन, स्किन रैश, नंबनेस का मतलब सुन्नापन आप जानते हैं, और टिंगलिंग का मतलब झिंझनाहट वाली सेंसेशन, और ब्लिस्टर फॉर्मेशन, उसके त्वचा पर फफोले पड़ जाए जिसमें फ्लूइड भर जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। प्रूराइटिस यानी ईचिंग की पोजीशन। तो इन तमाम लक्षणों को गंभीरता से उसे वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए और इनका निर्धारण उसे करना चाहिए कि उसके बॉडी पर स्किन रैश है कि नहीं है, नंबनेस की प्रॉब्लम। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे लक्षण एक समय में एक व्यक्ति में दिखाई दे, ऐसा नहीं है। कुछ लक्षण एक साथ दिख सकते हैं, कुछ नहीं भी दिख सकते हैं। हर पेशेंट में ये सभी लक्षण समान रूप से हो ऐसा नहीं होता। तो रोगी का जो ये लक्षण है और उसमें पेन है कि नहीं है, स्किन रैश है कि नहीं है तो किस लेवल पर है, नंबनेस मतलब सुन्नापन की स्थिति है कि नहीं है, टिंगलिंग ये झंझनाहट की भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईचिंग हो रही है कि। तो तमाम इन लक्षणों के बारे में उसे सघनता से जांच करनी चाहिए, उसका निर्धारण करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि यह एक इंफेक्शियस डिजीज है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आराम से ये स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है, यानी जिसको आप छुआछूत की बीमारी भी बोलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को क्या करना चाहिए, तमाम परिवार के अन्य लोगों से या किसी भी अन्य लोगों से उसको आइसोलेट करके अलग थलग एक कमरे में रख करके और उसका जो मैनेजमेंट है वो करना चाहिए। तो इस तरह के पेशेंट को आइसोलेट कर देना जरूरी होता है ताकि दूसरे हेल्दी व्यक्ति भी इसके चपेट में न आ जाए। तो ये उपाय, इस उपाय का निर्धारण एक नर्स को करना चाहिए। और चौथे पॉइंट में बताया गया कि 7वीं क्रेनियल नर्व, जिसका नाम फेशियल नर्व बताया जाता है, के कार्यों की सघनता से निर्धारण करें। सघनता से निर्धारण करें। और अगले पॉइंट में बताया गया कि रोगी के दर्द में राहत देने के लिए हम पेन किलर, जैसा कि मॉर्फिन के नीचे वाले लेवल के पेन किलर के देने से व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिलती है, तो मॉर्फिन तो हम देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ हमें विभिन्न दवाएं, ये मॉर्फिन का प्रयोग करना चाहिए। और 6वें नंबर पर बताया गया कि रोगी को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार विभिन्न दवाएं जैसे एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे कि आपको ट्रीटमेंट में बताया गया था एसाइक्लोविर,
वालासाइक्लोवीर। तो ये जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं इनका यूज हमें करना चाहिए, और कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का भी, कार्टिसोन ग्रुप की दवाओं का भी यूज करना चाहिए। एंटीप्लूराइटिस यानी वे दवाएं जो खुजली में पीड़ित को आराम दे सके, तो उनको हम नाम देते हैं एंटीप्लूराइटिस प्लूराइटिक ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग का प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी और अच्छे से लाभ मिल सके। अगला पॉइंट बताया गया है कि पेन मैनेजमेंट में ड्रग के साथ साथ कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल उपाय भी करने चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब है ऐसी दवाएं जो फार्मेसी में नहीं बनती हैं, तो ऐसे उपाय हमें कुछ करने चाहिए। जैसे दर्द की दवा तो हम देंगे ही, लेकिन इसके साथ हम पेशेंट को मानसिक रूप से थोड़ा हटाने के लिए जैसे टीवी देखने की सलाह देनी चाहिए, ताकि उसका मनोरंजन होगा तो थोड़ा उसमें उलझेगा, तो उससे पेन की फीलिंग कम होगी। या फिर म्यूजिक सुनना भी चाहिए उसे। और क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें भी पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, ताकि वो मानसिक रूप से थोड़ा दूसरे तरफ जाए। बराबर वो अपने प्रॉब्लम के बारे में ही सोचेगा तो उसकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो उसका दिमाग थोड़ा भटकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये म्यूजिक सुनने की सलाह देनी चाहिए, टीवी देखने के लिए कहना चाहिए, पुस्तकें भी पकड़ा दीजिए ताकि वो पढ़े तो उसमें भूला रहे। और अगला उपाय जो बताया गया, प्रभावित भाग के छूने से दर्द की गंभीरता बढ़ जाती है, अतः छूने से बचना चाहिए। इसके जो ब्लिस्टर्स या रैशेस होते हैं, जो अफेक्टेड पार्ट हैं, उनको अगर आप टच करते हैं तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा करें कि उन्हें टच करने की नौबत ही न आए, इससे हमें बचना होगा। और क्या करना होगा, 9वें नंबर के उपाय में बताया गया कि रोगी के न्यूट्रिशनल लेवल को हमें मेंटेन करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक नर्स को इसकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि इसका न्यूट्रिशनल लेवल किस बिंदु पर है, किस लेवल पर है। तो अगर कम है तो उसको जो उसके उपाय हो सकते हैं वो करना चाहिए। फिर रोगी के पर्सनल हाइजीन का लेवल भी मेंटेन होना चाहिए, माने व्यक्तिगत साफ सफाई भी पेशेंट को का मेंटेन होना चाहिए। अगले पॉइंट में बताया गया कि रोगी को पर्याप्त पर्सनल हाइजीन बनाए रखने एवं वेल बैलेंस डाइट देने की सलाह देते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोगी की देखभाल के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हेल्थ वर्कर है उसकी भी सुरक्षा होती है और पेशेंट के हित में भी अच्छा होता है। तो ये जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक बताए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इन्हें हमें अवश्य यूज करना चाहिए। बिना इस एसेप्टिक टेक्निक के प्रयोग के पेशेंट की देखभाल नहीं करनी चाहिए। अगले पॉइंट पर बताया गया कि स्किन पर उपस्थित ब्लिस्टर को फोड़ने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, यानी इन्हें जबरदस्ती छेड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा पेशेंट की दिक्कत, रोगी की दिक्कत बढ़ जाती है। तो हमें ब्लिस्टर्स को फोड़ने से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोगी के प्रयोग वाले कपड़ों या फिर बिस्तर को स्किन के डायरेक्ट टच में आने से बचने के लिए बेड क्रैडल का प्रयोग करना चाहिए। यानी आप जानते हैं कि वो रैशेस हैं या ब्लिस्टर्स हैं, तो उस पर कपड़ों की अगर रबिंग होती है, जैसे बेडशीट है, बिस्तर है या ब्लैंकेट ओढ़ रहा है, तो उसकी दिक्कत काफी बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए, इसे सुरक्षा देने के लिए हमें बेड क्रैडल का प्रयोग करना चाहिए। यह एक ऐसी डिवाइस होती है कि पेशेंट बड़े आराम से बिस्तर पर लेट जाता है, बेड पे पड़ा रहता है और उसके चारों तरफ इस डिवाइस का यूज हम ऐसे कर लेते हैं कि ये उसकी बॉडी को, उसके स्किन को टच नहीं करते हैं। तो इस तरह के उपाय हमें करने चाहिए। 15वें नंबर की जो उपाय बताई गई वो है कि रोगी के टेम्परेचर को सामान्य रखने के लिए हम एंटीपायरेटिक दवाओं का, जैसे पैरासिटामॉल का यूज तो करेंगे ही,
लेकिन इसके साथ साथ हमें कोल्ड स्पंजिंग की विधि भी प्रयोग में लानी चाहिए ताकि उसके टेम्परेचर को सामान्य किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। और क्या बताया गया कि रोगी के परिजनों को इस बीमारी के कारण, लक्षण, उपचार, प्रोग्नोसिस एवं रोकथाम के उपाय के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। ठीक है, तो ये 16 जो उपाय बताए गए हैं इनका हमें प्रयोग बखूबी करना चाहिए। आइए सरसरी तौर पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये उपाय कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट पर करना क्या चाहिए, जो नर्स ऐसे पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर रही है या कर रहा है तो उसे चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के वाइटल साइंस को पहले चेक कर ले, देख ले कि वो सब कुछ सामान्य तो है। और वाइटल साइन का मतलब आप समझते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, पल्स रेट हुआ, ब्रीथिंग रेट हुआ, ये सब कुछ सामान्य तो है। इसके साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य का भी निर्धारण करना चाहिए कि उस पीड़ित व्यक्ति को किसी अन्य प्रॉब्लम से भी तो कोई दिक्कत नहीं है या किसी अन्य बीमारी से भी तो पहले से सफर नहीं कर रहा है। और क्या करना चाहिए, रोगी के लक्षण जैसे पेन, दर्द और स्किन पर रैशेस का आ जाना, सूनापन की फीलिंग होना, झंझनाहट की फीलिंग होना या फिर स्किन पर, त्वचा पर यह ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाना यानी फ्लूइड वाली वो दाने निकल जाना जिनको आप फफोला बोलते हैं, प्रूराइटिस यानी खुजली होना, इन तमाम लक्षणों का गंभीरता से निर्धारण सुनिश्चित करना चाहिए। और नंबर 3 पर क्या करना चाहिए, क्योंकि यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसके टच से दूसरे व्यक्ति को भी यह अपने संक्रमण में ले सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए हमें उस व्यक्ति को आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि परिवार के या उसके जो अटेंडेंट हैं उनमें एक प्रॉब्लम न फैल जाए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे व्यक्ति को किसी अलग थलग कमरे में रख देना चाहिए और वहीं पर उसका ये मेडिकल केयर करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नंबर 4 पर क्या करना चाहिए, क्रैनियल नर्व 7 या फेशियल नर्व के कार्यों की सघनता से हमें निर्धारण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोगी को अगर पेन से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमें मॉर्फिन जैसे पेन किलर का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसे आराम मिल सके। 6वें नंबर पर बताया गया कि रोगी को डॉक्टर के सलाह के अनुसार, उसके गाइड के अनुसार ये तमाम ड्रग्स जैसे एंटीवायरल ड्रग्स है, ये साइक्लोवीर है, वालासाइक्लोवीर है, तमाम ड्रग्स हैं और ये कार्टिसोन की गोलियां या फिर एंटीप्लूराइटिस यानी खुजली से आराम देने वाले ड्रग्स, इनका प्रयोग हमें धड़ल्ले से करना चाहिए। लेकिन सावधानी ये होनी चाहिए कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर ने सलाह दिया है, गाइडलाइन किया है, उसके अनुसार ही इन दवाओं का हमें यूज करना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। और आप ये उपाय नंबर 7 में बताया गया कि पेन मैनेजमेंट में ड्रग के साथ साथ माने अगर उसको दर्द से दिक्कत ज्यादा है तो हम पेन किलर ड्रग तो देंगे ही, उसके साथ हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जो नॉन फार्माकोलॉजिकल होंगे, यानी उनका फार्मेसी से कुछ लेना देना नहीं होगा, जैसे म्यूजिक सुनना, टीवी देखना, किताबें पढ़ना। तो इससे लाभ ये होता है कि पेशेंट मानसिक रूप से थोड़ा अपने दुखों से थोड़ा दूर हो जाता है और उसका दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है, तो उसको राहत मिल जाती है। 8वें नंबर पर जो उपाय बताई गई, प्रभावित भाग को छूने से दर्द की गंभीरता अगर बढ़ जाती है तो फिर हमें इन्हें टच करने से बचना चाहिए। 9वें नंबर का उपाय जो बताया गया वो है रोगी के न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करना। फिर 10वें नंबर पर रोगी के पर्सनल हाइजीन का लेवल भी मेंटेन होना चाहिए। 11वें नंबर पर बताया गया है कि रोगी को पर्याप्त पर्सनल हाइजीन बनाए रखने एवं वेल बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह हमें देनी चाहिए। नंबर 12 पर बताया गया कि रोगी के देखभाल के दौरान स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती के साथ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक जो बताई गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इसे हमें फॉलो करना चाहिए
और एक स्वास्थ्य कर्मी को हमेशा ये बात दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से इन्फेक्शियस डिजीजेज के पेशेंट का जब वो केयर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो बिना स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक के प्रयोग के उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो भी संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। 13वें नंबर पर जो बताया गया वो है स्किन पर उपस्थित ब्लिस्टर को फोड़ने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी ब्लिस्टर को फोड़ने से बचना होगा। 14वें नंबर पर बताया गया कि रोगी के प्रयोग वाले कपड़े या बिस्तर आदि को इस तरह से हमें यूज करना चाहिए कि वो रोगी के स्किन के टच में न आए, अन्यथा वहां पर रबिंग होगी, स्क्रैचिंग होगी तो पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक डिवाइस होती है बेड क्रैडिल, तो बेड क्रैडिल का हमें प्रयोग करना चाहिए। 15वें नंबर का जो उपाय बताया गया कि रोगी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामॉल ड्रग्स का यूज करते हैं, तो इसके साथ ही साथ अगर हम कोल्ड स्पॉन्जिंग भी करके उसके टेम्परेचर को सामान्य रखने में सफल होते हैं तो फिर हमें स्पॉन्जिंग भी करनी चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट बताया गया कि रोगी के परिजनों को इस बीमारी के कारण लक्षण, उपचार, प्रोग्नोसिस एवं इससे बचने के तमाम जो उपाय बताए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो अब इसी के साथ हम हर्पिक जोस्टर नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट 2 का एंड करना चाहेंगे। बाकी फिर अगली वीडियो में हम कुछ दूसरी प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने आएंगे।